हमारा नेक्स्ट अणुसंख्य गुणधर्म है परासरण। परासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं और ये क्या है, एक अणुसंख्य गुणधर्म है। और परासरण क्या होता है तो समझ लीजिए, परासरण की परिभाषा होती है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। इसको आप पहले चित्र के द्वारा समझ लीजिए, फिर मैं आपको परिभाषा दोबारा से बता दूंगा। तो इसमें एक चित्र ड्रॉ कर लेता है। ये एक पात्र ले लिया, इस पात्र में मैंने क्या भर दिया है, एक यहाँ पर बीच में एक झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी? झिल्ली। ये एक झिल्ली है और ये झिल्ली कैसी होगी? अर्धपारगम्य झिल्ली होगी। क्या होगी? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली जैसे नाम से समझ रहा है, अर्ध मतलब है क्या, उससे अर्धपारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिससे केवल और केवल विलायक के कण पार जा सके, विलेय के कण पार ना जा सके। ठीक है, तो अगर हम इधर विलयन भर देते हैं तो इस साइड क्या निकल के आएगा? केवल और केवल विलायक निकलेगा, विलेय इधर ही रह जाएगा। तो ऐसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण बाहर निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो हमारी किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है सेलुलोज एसीटेट। किसकी हो सकती है? सेलुलोज एसीटेट या मेथाइल एक्राइलेट, पॉलीमेथाइल एक्राइलेट। तो इन पदार्थों की ये बनी हो सकती है। और हमने इसमें क्या किया है, इधर साइड में निम्न सांद्रता का विलयन भरा है। क्या भरा है? निम्न सांद्रता का विलयन। और इस साइड में हमने भरा है उच्च सांद्रता का विलयन। अब आपको उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता को समझाना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ चुके हैं विलयन में। तो इधर क्या होगा? इधर क्या है? उच्च सांद्रता का मतलब यहाँ पर जो सांद्रता है विलयन की वो इससे ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेट सोल्यूशन है हमारे पास। क्या है? इसकी सांद्रता इससे ज़्यादा है। तो ये कैसा है? उच्च सांद्रता का। इसकी सांद्रता कैसी है? उच्च सांद्रता। और इसकी सांद्रता कैसी है? निम्न सांद्रता। दोनों विलयन है हमारे पास। दोनों विलयन क्या किया हमने? एक ही पात्र में भरे हैं और उसको डिवाइड किससे किया है? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। किससे? इस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। ये क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। इंग्लिश में इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब होगा क्या? होता क्या है? ये क्रिया अपने आप होती है, ये क्रिया अपने आप होती है। तो इस क्रिया में होता क्या है तो देख लेते हैं। तो क्या होता है कि जब किसी पात्र में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भटे हुए दो विलयन रखे हों, जिसमें एक निम्न सांद्रता का हो, एक उच्च सांद्रता हो, तो एक क्रिया स्वतः होती है। क्या? कि जो इस सांद्रता में विलायक के कण होंगे वो क्या होंगे? वो उच्च सांद्रता की ओर गमन करेंगे। यानी क्या करेंगे? उच्च सांद्रता की ओर गमन करेंगे। इधर हमेशा लो से हाई की तरफ, निम्न से उच्च की ओर, नीचे से ज़्यादा की ओर, यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। और कब तक करेंगे? तो तब तक करते रहेंगे जब तक दोनों की सांद्रताएं बराबर नहीं हो जाएंगी। और ये क्रिया अपने आप होती रहेगी। इसके लिए हमें ना तो ताप की जरूरत है ना ही प्रेशर की जरूरत है। तो इस जो क्रिया, ये क्रिया जो हो रही है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति, गमन, तो वो गमन क्या कहलाएगा? परासरण कहलाएगी। ये क्रिया क्या कहलाएगी? परासरण कहलाएगी। समझ में आ गया होगा आपको? फिर से समझ लीजिए। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रता वाले विलयन का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन परासरण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। तो इसमें क्या होगा? और ये गमन कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों की क्या होगी? सांद्रताएं बराबर ना हो जाएं। अब जब सांद्रताएं बराबर हो जाएंगी तो क्या होगा? ना ये निम्न रह जाएगा ना ये उच्च रह जाएगा। कब तक होगा? दोनों की सांद्रताएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों?
C1 बराबर C2, यानी C1 C2 क्या कंसंट्रेशन 1, यानी इसकी सांद्रता, और C2 क्या इसकी सांद्रता। जब ये बराबर हो जाएगी तो परासरण क्रिया स्वतः रुक जाएगी। अगला इसी में हमारा टॉपिक है परासरण दाब। क्या है? परासरण दाब। परासरण दाब को समझ लीजिए बच्चों। परासरण दाब क्या होता है? तो परासरण क्या होता है? परासरण आपने समझ लिया। परासरण क्या होता है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन। अब परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब जो होता है इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। किससे? पाई से। किससे डिनोट करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से। तो अब इसमें होता क्या है? इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? परासरण दाब। देखिए इसको चित्र के माध्यम से समझिए। यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगाया। क्या लगाया? एक पिस्टन लगाया। और ये पिस्टन क्या करेगा? इस पिस्टन के द्वारा मैं दाब लगाऊंगा। किस पे? इस विलयन पे। और हमेशा उधर लगाएंगे जिधर के लिए परासरण हो रहा होगा। परासरण इधर नहीं हो रहा, परासरण इधर से इधर हो रहा है, तो दाब हम इधर लगाएंगे विपरीत दिशा में, परासरण की ओर वाली दिशा में। तो जब सांद्रता की क्रिया शुरू हुई थी, परासरण की क्रिया शुरू हुई थी, यानी जब जैसे ही इन दोनों विलयन को रखा हमने अर्धपारगम्य झिल्ली में, तो क्या होगा भाई? निम्न सांद्रता का विलयन जो है वो उच्च सांद्रता की ओर जाने लगेगा। उसी समय हम क्या करेंगे? एक पिस्टन के द्वारा एक दाब लगाएंगे। क्या करेंगे? एक दाब लगाएंगे। और दाब लगाएंगे, दाब लगाने से क्या होगा? ये जो परासरण की क्रिया होगी, जो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन है, वो क्या होगा? रुक जाएगा। तो जिस दाब पर ये क्रिया रुक जाएगी वो क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? समझ लिया, परासरण दाब समझ लिया। अब एक टर्म और है, व्युत्क्रम परासरण। क्या है? व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण हिंदी में आपको कुछ नया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नई चीज़ है, लेकिन अभी इंग्लिश में आप इसको समझ लीजिए। तो इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आपको सरल लग रहा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब परासरण का उल्टा। तो ऐसा नहीं है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होने लगेगी अपने आप, नहीं। अब इसको समझ लीजिए। तो परासरण की क्रिया क्या थी? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अपने आप गति, गमन, वो क्या कहलाता? सांद्रता, परासरण। क्या कहलाएगा? परासरण। फिर परासरण दाब क्या होगा कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आरोपित दाब, जितना दाब आरोपित होगा वो क्या होगा? परासरण दाब। अब ये इस परासरण दाब को जितना हमें चाहिए परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, उससे अधिक दाब अगर हम लगा दें, इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना परासरण दाब चाहिए उससे ज़्यादा परासरण दाब अगर हम लगा देते हैं, तो जो हमारा गमन इधर से इधर हो रहा था, अब किधर से किधर होने लगेगा? उच्च से निम्न की ओर होने लगेगा। होगा तभी जब हम ये दाब लगाएंगे। कब? दाब कितना लगाएंगे? जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है? जितना परासरण दाब हमें चाहिए उससे ज़्यादा, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब परासरण दाब हमें चाहिए उससे अधिक दाब अगर हम इस पर लगाते हैं तो क्या होगा? ये प्रक्रिया जो है वो क्या होगी? अब ये जो परासरण की क्रिया है वो क्या होने लगेगी? उल्टी दिशा में होने लगेगी, यानी उच्च सांद्रता से किधर होने लगेगी? निम्न सांद्रता की ओर, यानी इधर के कण इधर मूवमेंट करने लगेंगे। तो इस क्रिया को क्या करते हैं? कहते हैं व्युत्क्रम परासरण। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम परासरण। इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस। और आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात ये है कि जो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, इसका पहला लेटर अगर हम ले लें तो क्या बन के आता है? RO। क्या आता है? RO। और आजकल जो RO शब्द है बहुत ही ज़्यादा यूज होता है हमारे दैनिक लाइफ में। किसमें? इसी सिद्धांत का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? पानी को शुद्ध करने में, जल के शुद्धिकरण में। हमारे जो घर में RO लगा होता है पानी को साफ करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, अगर कोई पूछे RO का फुल फॉर्म बताइए, तो RO का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे RO का फुल फॉर्म क्या होता है। RO का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। आप तुरंत बता देंगे। ठीक है? और इसका उपयोग किसमें होता है? जल के शुद्धिकरण में। सिंपल सा सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। क्या? व्युत्क्रम परासरण का, जो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। तो अगर हम कहें RO का उपयोग क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग क्या है? जल के शुद्धिकरण में। और एक उपयोग है
जल के विनमकीकरण में, मतलब जल में जो मिक्स है नमक, यानी समुद्री जल, कौन सा है, समुद्री जल। तो समुद्री जल, यहाँ पे हम क्या लेंगे, समुद्री जल के विनमकीकरण में, यानी कि समुद्री जल से नमक को अलग करने की प्रोसेस। यानी अगर हमसे यहाँ पर समुद्री जल भरते हैं और ऊपर से क्या करते हैं, दाब लगाएं, तो क्या होगा, पानी पानी विलायक बाहर, विलय इधर ही रह जाएगा, विलायक क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और उसको हम क्या करेंगे, पीने के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब मेम्ब्रेन लगाना जरूरी है। आपने देखा होगा आरओ के अंदर, ऊपर आरओ में एक मेम्ब्रेन लगी होती है, जिस मेम्ब्रेन में क्या होता है, जो हमारा अशुद्धियाँ होती हैं वो चिपक जाती हैं। आपने कभी, आपके सामने अगर आरओ का सर्विसिंग हुआ होगा तो आपने ये चीज़ देखी होगी। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग था, अच्छा लगा होगा आपको। अब हम जानेंगे पराशरण दाब के नियम के बारे में। पराशरण दाब के नियम क्या होते हैं। तो पराशरण दाब के नियम जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं, जैसे आपने 11वीं क्लास में गैसों के लिए नियम पढ़े थे, तो बायल का नियम, चार्ल्स का नियम। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक वैज्ञानिक थे बार्नहाफ, कौन थे, बार्नहाफ। तो बार्नहाफ नाम के वैज्ञानिक ने जो तनु विलयन होता है, तनु विलयन के लिए कहा कि जो गैसों के लिए नियम होते हैं वही नियम तनु विलयन के लिए भी होते हैं। जो तनु विलयन के लिए नियम होते हैं उन्हें क्या क्या, पराशरण दाब के नियम। क्योंकि जो गैसों के दाब के नियम थे, बायल के नियम, चार्ल्स के नियम, वही नियम बार्नहाफ ने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किए, किस पर, तनु विलयन पर, पराशरण दाब के लिए। तो पढ़ते हैं बायल का नियम क्या था। तो बायल और बार्नहाफ, तो बायल के नियम को ही आधार मान के बार्नहाफ ने तनु विलयन के लिए नियम दिया, क्या, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का पराशरण दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। अगर हम मान लें कि तनु विलयन का पराशरण दाब क्या है, पाई, क्या है, पाई, पराशरण दाब क्या है, पाई, तो वो समानुपाती होगा किसके, पराशरण दाब समानुपाती होगा किसके, उसके सांद्रण के। सांद्रता क्या होती है, सी, यानी कि जो हमारा पराशरण दाब है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। ये किस नियम के अनुसार कहा गया, बायल बार्नहाफ नियम के अनुसार। तापमान क्या है यहाँ पर, स्थिर है, यानी तापमान में कोई चेंज नहीं होगा, कि पराशरण दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। फिर दूसरा नियम था चार्ल्स बार्नहाफ नियम। चार्ल्स बार्नहाफ नियम में क्या कहा गया, यदि किसी तनु विलयन का सांद्रण, यदि किसी तनु विलयन का सांद्रण स्थिर रखा जाए, मतलब यहाँ पर सांद्रता हमें नहीं लेनी है, सांद्रता को स्थिर रखना है, उसका पराशरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। तो यानी जो पराशरण दाब है हमारा, पाई, क्या है, पराशरण दाब पाई किसके समानुपाती होगा, कैपिटल टी के, परम ताप के समानुपाती होता है। यानी पराशरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है, कब, जब उसकी सांद्रता को स्थिर रखा जाए। ये सब नियम किसके लिए लागू होंगे, तनु विलयन के लिए लागू होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और आता है बार्नहाफ समीकरण। क्या आता है, बार्नहाफ समीकरण। पराशरण दाब के नियमों के आधार पर एक बार्नहाफ ने समीकरण प्रस्तुत की। उस समीकरण को हम देख लेते हैं, समीकरण क्या थी। तो समीकरण हमारी स्टार्टिंग इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो पहला हमारा था बायल बार्नहाफ नियम के अनुसार, बायल बार्नहाफ नियम के अनुसार क्या निकला था हमने, पाई जो था वो किसके समानुपाती था, पाई समानुपाती था सी के, इसका सी के समानुपाती बायल बार्नहाफ नियम के अनुसार। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारा है चार्ल्स बार्नहाफ नियम के अनुसार, चार्ल्स बार्नहाफ नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, पाई समानुपाती था परमताप के, किसके, पाई समानुपाती था परमताप के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। कितना मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। तो पहला था हमारा बायल बार्नहाफ नियम, पाई समानुपाती सी। दूसरा चार्ल्स बार्नहाफ नियम, पाई समानुपाती टी, परमताप के। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, 1 और 2 को जोड़ने पर, या 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा हमारा, तो पाई समानुपाती किसके होगा, सी इंटू टी, क्या होगा, पाई समानुपाती सी इंटू टी। अब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर एक क्या आएगा, स्थिरांक आएगा। स्थिरांक क्या आएगा, एस, कैपिटल एस, एस सी टी, क्या आएगा, एस सी टी। तो एस जो है वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा,
एक स्थिरांक है, यस क्या है, एक स्थिरांक है, यस पाई बराबर एस सी टी, एस एक स्थिरांक है, इसे हम कहेंगे विलियन स्थिरांक। क्या कहेंगे, विलियन स्थिरांक। आपको ध्यान होगा एक समीकरण आपने 11th में पढ़ी थी, जब गैसों के लिए पढ़ी थी, पीवी बराबर एनआरटी, तो वहाँ पर आर क्या था, गैस स्थिरांक। यहाँ पर हम विलियन की बात कर रहे हैं, गैसों की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे, विलियन स्थिरांक। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इस सी को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे देते हैं तो सी बराबर क्या होता है, सांद्रता बराबर क्या होता है, एन अपॉन बी। क्या होता है, एन अपॉन बी। सी बराबर मोलों की संख्या, सांद्रता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख दें, इस वैल्यू को हम यहाँ रख दें, तो हमारा क्या आएगा, पाई बराबर एस एन अपॉन बी इंटू टी। बी को हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, पाई बी बराबर एन एस टी। क्या हो जाएगा, पाई बराबर एन एस टी। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन मिल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बार्नहाफ समीकरण। इसी समीकरण को क्या कहते हैं, बार्नहाफ समीकरण।